हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं बहुत ही तेज़ी से निकट आ रही हैं, तो आपका रिवीजन अच्छे से होते रहना चाहिए। जितना भी स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, अब समय है कि आप उसका रिवीजन कर डालें। और देखिए, करंट अफेयर में अगर आपको रिवीजन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा मंथली करंट अफेयर की जो PDF है, इसको भी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको विशेष छूट पर दी जा रही है। और देखो, जो पेट की परीक्षा है उसमें अगर आप पिछले 8 महीने का जो करंट अफेयर है अगर उसको पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली सारे प्रश्न आपको इसी से मिल जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि मंथली जो PDF है उसकी कास्ट लगभग 20 रुपये पड़ रही है, लेकिन अगर आप 8 महीने की पूरी करंट अफेयर की जो PDF है उसको एक साथ परचेज करेंगे तो ये PDF आपको और भी कम दामों पर उपलब्ध हो रही है। तो अगर आप इस PDF में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है। अब आपको बताना है कि काकोरी कांड को किस नाम से अब जाना जाएगा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन। तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को क्रांतिकारियों ने काकोरी में लूटा था और इसे काकोरी कांड के नाम से अब तक जो जाना जाता था। अब देखो, यहाँ पर जो कांड होता है ना, वो बुरे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब योगी सरकार ने इस कांड नामक शब्द को हटा दिया है और अब इस घटना को नाम दे दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो 9 अगस्त 1925 को घटे काकोरी कांड को हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाएगा। तब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि काकोरी जो ट्रेन एक्शन घटना हुई थी उसमें जो भी क्रांतिकारी थे तो वो किस संगठन से जुड़े थे। तो याद रखना, ये जो क्रांतिकारी थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA से जुड़े हुए थे। ये घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी थी जो कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था और जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवा दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए जर्मन माउजर का इस्तेमाल किया था और अंग्रेजों के सरकारी खजाने से 4000 रुपये लूटे थे। अब ये भी याद रखना कि कितने रुपए लूटे गए थे, 4000 रुपये। और काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। इस घटना के बारे में शहीद आजम भगत सिंह ने एक पत्रिका में लिखा था, साप्ताहिक रूप से ये पत्रिका आती थी और उसमें इन्होंने इस घटना को विस्तार से लिखा था। तो इसकी कुछ क्लिप मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में हरेली नामक त्यौहार कहां पर मनाया गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, एक तो हरेली त्यौहार है, एक त्यौहार और भी है जिसका नाम है हरेला। तो हरेला तो मनाया जाता है कहाँ पर, उत्तराखंड में। हालांकि दोनों ही त्यौहार जो है नियर अबाउट सेम ही है और जो दोनों त्यौहार होते हैं इन्हें सावन के महीने में ही मनाया जाता है किसानों के द्वारा। और किसान इस अवसर पर जो भी उनके पास जानवर होते हैं जो कृषि कार्य में उनकी मदद करते हैं, इसके अलावा जो उनके हथियार होते हैं कृषि कार्य में जो प्रयुक्त होते हैं, और फसल देवता की पूजा भी की जाती है। तो देखो, हरेली आएगा तो इसका संबंध हो जाएगा छत्तीसगढ़ से और हरेला आएगा तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड से। ये आपको याद रखना है। अब देखो, बात यहाँ पर हो रही है पर्व की, तो याद रखना कि अभी हाल ही में काला चावल महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर, यूपी के सिद्धार्थनगर में। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही संभावित है कि पूछा जाएगा। जैसे गुड़ महोत्सव, जौगरी फेस्टिवल जो था ये मनाया गया था लखनऊ में। बनाना फेस्टिवल मनाया गया था कुशीनगर में। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ये मनाया गया था झांसी में। इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ये मनाया गया कहाँ पर, झांसी में। और एक महोत्सव होता है हेरात। तो हेरात महोत्सव, इसका संबंध कहाँ से है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना सभी यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है। अब देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है इसको ऐसे समझो कि एक आविष्कार हुआ है जिसका श्रेय एक रोबोट को दिया गया है। रोबोट में इसलिए प्रयुक्त कर रहा हूँ क्योंकि वह एक मशीनी, अब जीव तो हो नहीं सकता तो मशीनी रोबो ही कहा जाएगा। अब इसका पेटेंट भी उसे मिल गया है। तो याद रखना कि इस पेटेंट को दिया गया है सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका के द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। तो पूरी बात को मैं आपको बताता हूं। देखो, दक्षिण अफ्रीका में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त रोबो बनाया गया है और ये जो है फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर को इसने विकसित किया है। अब इसको नाम दिया गया है डाबूस, DABUS। इसका मतलब होता है एकीकृत भावना के स्वायत्त बूट स्ट्रैपिंग के लिए उपकरण।
अब इसे बनाया किसने है? तो याद रखना कि डाबुस नामक जो उपकरण है इसे बनाया गया है स्टीफन थेलर के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि देखो डॉबिस क्या है, DABUS, तो यह एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे अक्सर क्रिएटिविटी मशीन्स के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से क्या होता है कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है आप उसका हल निकालते हो और इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसी प्रकार से यह मशीन भी अपनी खुद की बुद्धि से इसने एक कंटेनर को डेवलप किया है, ठीक है। तो डाबुस को आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध करने वाला पेटेंट जो था वो अमेरिका में गया, यूरोप में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया और दक्षिण अफ्रीका में गया। तो दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे पेटेंट दे दिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका पालन किया है। तो ये जो डॉबुस नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसे 2 देशों ने पेटेंट दे दिया है। एक तो साउथ अफ्रीका ने, पहला देश यही बना है, दूसरा बन गया है ऑस्ट्रेलिया। बाकी के देशों में अभी चर्चा चल रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक एक किताब आई है, तो बताना है आपको कि ये जो किताब है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इस किताब को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब नारायण मूर्ति के बारे में आप जानते ही होंगे, इन्फोसिस के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कबीर बेदी की भी एक किताब आई थी जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बताओ। तो देखो इसका नाम था स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। ये किताब लिखी गई थी किसके द्वारा? कबीर बेदी जी के द्वारा। और संजय गुब्बी की जो किताब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? देखो लेपर्ड पर लिखी गई किताब थी ये, लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? संजय गुब्बी ने लिखी है। इसके अलावा याद रखना हब्बा खातून एक किताब आई थी जिसको लिखा था किसने? काजल सूरी ने लिखा था, काजल सूरी। और कुणाल बसु की एक किताब आई थी, बताओ उसका नाम क्या था? उसका नाम था इन एन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं कि विमल जालान RBI के जो पूर्व गवर्नर थे उनकी भी एक किताब आई थी, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था द इंडिया स्टोरी, ठीक है। अब एक किताब और याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में जो किताब आई थी ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ कि आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेघालय। अब बात हो रही है यहाँ पर मेघालय की, तो आपको बता दें मेघालय की राजधानी है शिलोंग। गवर्नर कौन है? ये हैं सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है। 2012 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 26.5 लाख। और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो 2-3 चीज़ें देखना। एक तो हो जाएगा आपका नोकालाकाई फॉल्स, मतलब नोकालीकाई फॉल्स वहाँ पर है। इसके अलावा उमायम लेक है, एलिफेंट फॉल है। याद रखना कि मेघालय का जो निर्माण किया गया है यानी कि मेघालय जो बना है तो यह असम के 2 डिस्ट्रिक्ट को लेकर बनाया गया था और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। ये बताओ कि फिडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए यानी कि यान डूडा बने गए हैं फिडे विश्व कप 2021 के विजेता। तो पोलैंड के हैं ये, पोलैंड के यान डूडा। अब याद रखना कि इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? रूस के थे सेर्गी कारकिन, ठीक है। तो सेर्गी कारकिन को हराकर इन्होंने ये जो फिडे वर्ल्ड कप 2021 है उसका खिताब जीत लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड नेम है अभिमन्यु मिश्रा, ये नाम भी याद रखना। ये सबसे कम उम्र के, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। और गुकेश डी ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तो सभी नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं फिडे के बारे में। तो फिडे क्या है? फिडे मतलब द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन, या इसका जो नेम है या FIDE, इसका जो फ्रेंच एक्रोनीम है उसके मुताबिक इसका जो उच्चारण किया जाता है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ाने स्विट्जरलैंड में। इसको लुज़ैन भी पढ़ते हैं, ठीक है। वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो हैं जोफ्री डी ब्रोग, ठीक है, अक्टूबर 2010 से। और फिडे की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना कि पूरी दुनिया में जितनी भी चेस से संबंधित शतरंज की प्रतियोगिताएं होती हैं उसको गवर्न करता है फिडे, ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह कतर में स्थित है। अब फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर स्काई ट्रैक्स जो एक संस्था है
और ये लंदन इसका मुख्यालय है। तो स्काई ट्रैक्स ने ये जो रैंक है ये जारी की है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है किसको? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को। याद रखना कि पिछले 8 सालों से सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट था, लेकिन दुनिया में अस्थायी तो कुछ होता नहीं। फिलहाल यही हुआ है अब कि जो चांगी एयरपोर्ट का तमगा था दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट वाला, वो छिन गया है। तो वर्तमान में जो टॉप 3 एयरपोर्ट बन गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हो गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर, और टोक्यो हेनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान, और चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहुंच गया है सीधे सीधे तीसरे स्थान पर, सिंगापुर वाला। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी यानी कि किरण रिजिजू। अगर बात करें किरण रिजिजू के बारे में तो ये अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बने हैं भारत के। अब जब सेकंड मोदी मिनिस्ट्री जब बनी 7 जुलाई को, तभी इनकी नियुक्ति की गई है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तौर पर। पेशे से ये एक वकील हैं और अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। याद रखना कि संघाई सहयोग संगठन जो है ये 3 दिवसीय सम्मेलन चलेगा। न्याय मंत्री जितने हैं वो बैठेंगे 3 दिन, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तजाकिस्तान के न्याय मंत्री MK आसुरियोन। ठीक है। अब बात यहाँ पर हो रही है संघाई सहयोग संगठन की। तो याद रखना कि एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है व्लादिमीर नोरोव। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए रिजर्व बैंक ने किसे चुना है? तो फ्रेंड्स चुना गया है किसको? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही आप सफल होते हैं पूरी दुनिया आपके नाम की पूजा करने लगती है। नीरज चोपड़ा आज एडवर्टीजमेंट की दुनिया में सबसे चहेते जो है चेहरे बन गए हैं, और वाकई इन्होंने बहुत ही फख्र का काम किया है। देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने एकमात्र ये भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें जीता था? जेवलिन थ्रो में। तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? 24 दिसंबर 1997 में जन्म हुआ इनका। कहाँ पर? हरियाणा में। और ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में ये भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल को जीता था। अंजू बाबी जार्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले यह दूसरे भारतीय हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया है? देखो यहाँ पर मोबाइल से मोबाइल में समझना, मतलब मोबाइल फोन। यहाँ पर बात हो रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की। तो याद रखना कि यह स्थापित किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख में इसकी स्थापना की गई है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया। ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। और देखिए फ्रेंड्स, पिछले 1 साल से भी अधिक समय में 14,000 फीट से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत कम तापमान में सेना ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि हमने 0 से -45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बिताया है। हमने इन तापमानों में और कठिन इलाकों में रहते हुए टैंकों को ऑपरेट करने की अपनी मानक प्रक्रिया को काफ़ी विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीनी सेना की आक्रामकता को जवाब देने के लिए पिछले साल T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक समेत बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात किया था। तो जो उस दौरान ऑपरेशन चलाया गया था चीनी सेना के खिलाफ, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। तो आपने अभी देखा कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाकर वहां पर मेजर ध्यानचंद नाम ऐड कर दिया गया है। तो अब राजीव गांधी के नाम के साथ एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। तो एक आधिकारिक रिलीज में कहा गया कि यह पुरस्कार हर साल दिवंगत कांग्रेस नेता की जयंती 20 अगस्त को दिया जाएगा, लेकिन इस साल प्राप्तकर्ता का चयन 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। द अर्थ स्पिनर नामक एक किताब आई है। द अर्थ स्पिनर, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी गई है अनुराधा रॉय के द्वारा। और इनकी जो किताबें होती हैं दोस्तों, ये काफ़ी बेस्ट सेलिंग होती हैं। कई किताबें इनकी आ चुकी हैं। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल बीइंग्स,
और ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइड, द अर्थ स्पिनर जो कि अभी हाल ही में आई है, द फोल्डेड अर्थ, और इसके अलावा भी कई सारी किताबें हैं जो कि आपको अमेजन पे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कल पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न में पूछा गया था कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना कि जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को विश्व के 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी हुई और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड ये पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में भारत को 5 अन्य देशों जिसमें मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, टर्की और तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से 86 पोजीशन पर रखा गया है। याद रखना कि 2019 में भारत की रैंक क्या थी, 180 देशों में 80 थी, तो इस बार 6 अंक की गिरावट दर्ज की गई है भारत के रैंक में। और ये रहा आज का प्रश्न। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक, जिसका मुख्यालय लंदन में है, तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में सबसे मजबूत देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, इसका उत्तर मैं कल बताऊंगा बहुत ही डिटेल में। तो फिलहाल इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश आप जरूर करना। और अब आपको याद दिला दें फिर से कि वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। साथ साथ टेलीग्राम पर आपको जो कंबाइंड PDF शेयर कर दी गई है उसको भी जाके डाउनलोड कर लेना। यह वीकली PDF है जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मंथली PDF और 8 महीने की कंबाइंड PDF, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।